गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, रेगुलर अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। इस वीडियो में हम 4 मई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने कांगे संथुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को मंजूरी दे दी है। और हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है यह है, इस परियोजना को भारतीय वित्तीय अनुसंधान के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाएगा। यानी जो इंडिया इनको ग्रांट्स देता है, आपने देखा होगा अलग अलग कंट्रीज को भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, तो उसी परियोजना के तहत या उसी अनुदान के तहत इस कांके संथुराई बंदरगाह के नवीनीकरण की योजना को श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने अभी मंजूरी दे दी है। अगर बात करें कांके संथुराई बंदरगाह की, तो पूरा मैप मैंने डाला है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं इसमें श्रीलंका के। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कांके संथुराई, ये जो पूरा एरिया है इसको जाफना बोला जाता है। ठीक है, ये वही एरिया है जहां से आपका जो लिट्टे था, प्रभाकरन जिनको मार दिया गया था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, वो यहीं से ऑपरेट किया करते थे, जाफना से। अगर बात करें कांके संथुराई की, तो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित एक पोर्ट है। अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे इस तरीके से भारत का भी यहाँ पर मैप आता है, तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है वो यहीं पर है। यहाँ पर आपका इन दोनों के बीच में कौन सी वाटर बॉडी है, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य, वो यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में अभी एक आइलैंड भी चर्चा का विषय बना हुआ था, वो था आपका कच्चा तीवू आइलैंड। कच्चा तीवू आइलैंड ये भी इन दोनों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक्चुअल में क्या है, 1974 में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, लेकिन 1974 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय में। उस समय इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, क्योंकि इस एरिया में मछुआरे बहुत ज्यादा हैं, और आपको पता है जो मेन इकोनॉमी है कोस्टल स्टेट्स की या जो तटीय राज्य है उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो मोस्टली मछुआरा या हम कह सकते हैं मछली पालन से ही चलती है। तो यहाँ पर जो मछुआरे हैं दोनों कंट्रीज के, वो अपने जाल वगैरह या नेट वगैरह सुखाने के लिए आते हैं, और यहाँ पर फिशरमैन वगैरह को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कंट्री के टेरिटोरियल वाटर्स में पड़ता है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और यहाँ पर अभी लगातार ये चुनाव में चर्चा का विषय भी बना हुआ था। तो आप याद रखिएगा, कच्चा तीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वैसे अभी श्रीलंका का ये पार्ट है, लेकिन लगातार इस पर चर्चा होती रहती है। बाकी अगर श्रीलंका के और पोर्ट देखेंगे तो त्रिनकोमाली है, हम्बन टोटा है, कोलंबो है और गाल है। इसके अलावा बात करें एक और पोर्ट अभी भारत में चर्चा में है, विझिंजम। विझिंजम पोर्ट क्यों चर्चा में है, ये अदानी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है केरला में, और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला है। ट्रांसशिपमेंट हब वो होते हैं जहां पर आप बड़े जहाज से छोटे जहाजों में माल ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक शिप से दूसरे शिप में कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी अगर बात करें तो भारत श्रीलंका और सिंगापुर के ऊपर डिपेंड करता है इस चीज के लिए, इसलिए अब ये कहीं ना कहीं भारत की दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। तो इस पोर्ट को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कल वर्ल्ड आर्ट मेला यानी वर्ल्ड आर्ट फेयर की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछेगा वर्ल्ड आर्ट फेयर कहां पर हो रहा है, तो ये दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में हो रहा है। इसके अलावा भी यहां पर आपने देखी होगी गैटेक्स, ये मैंने कवर किया था, गैटेक्स 2024। ये देखिए क्या है, ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन, यानी शिक्षा से संबंधित एक प्रदर्शनी थी। ये भी आपकी दुबई में ही आयोजित की गई थी। ठीक है, गैटेक्स 2024 ग्लोबल एजुकेशन ट्रेनिंग एग्जीबिशन। दिल्ली विश्वविद्यालय ने टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 100 पायदान का सुधार करते हुए 200 से 250 रैंकिंग के बीच अपना स्थान प्राप्त किया। देखिए इसमें स्लॉट्स बने रहते हैं, जैसे 100 से 150, 200 से 250, 300 से 350, इस तरीके के इसमें स्लॉट्स रहते हैं। तो पहले देखिए जो दिल्ली की रैंकिंग थी वो 300 से 350 वाले स्लॉट में थी। इस बार जो दिल्ली ने अपनी रैंकिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट किया है, 250 से 250 वाली रैंकिंग के स्लॉट में ये आ गई। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय सूचना सेवा यानी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का पदभार इन्होंने ग्रहण कर लिया है। इसकी स्थापना अगर बात करें आकाशवाणी की या ऑल इंडिया रेडियो की, कब हुई थी, 1936 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये रिपोर्ट आती है, इसमें रिपोर्ट बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण है, यानी इसका ये 31st एडिशन है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किया था। तो 1993 में ये रिजोल्यूशन लाया गया था। इस बार की अगर थीम की बात करें तो क्या है, अ प्रेस फॉर द प्लेनेट, यानी ग्रह के लिए पत्रकारिता, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, यानी जो हम कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित क्राइसिस या एक आपदा को झेल रहे हैं, उसको कैसे मीडिया सबके सामने लाएगा या कैसे मीडिया अच्छे से उसको कवर कर सकता है, उससे संबंधित इस बार इसकी थीम रही है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इस दिन एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सा देश पत्रकारिता के लिए कितना अच्छा है, तो वो रिपोर्ट कल जारी की गई है। उसमें देखते हैं ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। सबसे पहले आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर है। भारत ने 2 स्थान का इस बार इंप्रूवमेंट किया है। पिछले साल भारत इसमें 161वें नंबर पर था। पाकिस्तान इसमें 152वें और श्रीलंका 150वें स्थान पर है। 2 भारत के पड़ोसी हैं। पिछले साल 180 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी थी, इसमें 161 थी। अगर बात करें इसमें टॉप किसने किया, तो इसको टॉप किया है नॉर्वे और डेनमार्क ने। और बॉटम पे कौन है, यानी 180वीं रैंक पर कौन है, वो है एरिट्रिया। ये आपका पता है अफ्रीकन नेशन है। ठीक है, तो सब मैंने आपको बता दिया। टॉप किया है नॉर्वे और डेनमार्क ने, 180 लास्ट रैंक है। बॉटम पर कौन है, एरिट्रिया है जो अफ्रीका की एक कंट्री है। इसके अलावा भारत 159वें स्थान पर है। यह सूचकांक पत्रकारों की स्वतंत्र रूप से और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले रिपोर्ट करने की क्षमता के आधार पर 180 देशों को रैंक देता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत का यूपीआई वगैरह पूरा मेंटेन करती है, इसकी अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली को विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। देखिए इसके तहत ये क्या करेगा, जैसे भारत में आपको पता है लगातार डिजिटल पेमेंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और इसी को प्रमोट करने के लिए नामीबिया में इसी तरीके का सिस्टम डेवलप करने के लिए इन्होंने नामीबिया के जो नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ नामीबिया, उसके साथ समझौता किया है। यह समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगर नामीबिया की बात करें तो इसकी राजधानी है विंडहॉक, और यहाँ की जो करेंसी है वो है नामीबियाई डॉलर या दक्षिण अफ्रीकी रैंड। ये 2 करेंसी यहाँ पर चलती है। नीचे नामीबिया का मैंने मैप लगाया, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो सीमा है वो अंगोला से लगती है, जाम्बिया से लगती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कालाहारी डिजर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इधर साउथ अफ्रीका से लगती है, जिम्बाब्वे से लगती है, और यहाँ पर देखिए नामिब डिजर्ट बहुत फेमस है। ठीक है, जो नामिब डिजर्ट है, अगर आपसे पूछे, क्योंकि मैचिंग में ये बहुत आता है, तो नामिब डिजर्ट जो मोस्टली पड़ता है वो पूरा नामीबिया में ही पड़ता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए ये कालाहारी से एक चीज बहुत पूछता रहता है, कालाहारी में एक जनजाति मिलती है जो बहुत फेमस है, बुशमैन। ठीक है, बुशमैन, ये आप याद रखिएगा, ये मैचिंग में बहुत आता रहता है। ठीक है, तो ये सारा आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। दक्षिणी प्रशांत में स्थित सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो सोलोमन आइलैंड्स नीचे मैप में दिखाऊंगा, जेरेमिया मानेले को नियुक्त किया गया है। तो सोलोमन आइलैंड्स के नए प्रधानमंत्री बने हैं जेरेमिया मानेले। 49 सांसदों वाले मतदान प्रक्रिया में जेरेमिया मानेले को 31 वोट मिले थे। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, ये है आपका सोलोमन आइलैंड्स। इसकी जो कैपिटल है वो है होनियारा। ठीक है, होनियारा। और ये आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्व में ये पड़ता है। और कहां पर पड़ता है आपका, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन में, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और जो अभी नवनियुक्त प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं वो रिवीजन के लिए मैंने डाल दिए हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार जी को बनाया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जी को चुना गया है। कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आयरलैंड के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मात्र 37 वर्ष की उम्र में। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को चुना गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, कॉन्गो। कॉन्गो की पहली महिला हेड कौन बनी है, जूडिथ सुमिनवा
टुलू का। ये कॉन्गो गणराज्य जो है या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला हेड बनी है, इसको याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट है, जूडिथ सुमिनवा तलुका। आगे चलते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि में आईसीआईसीआई बैंक 8 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े को पार करते हुए बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में अपना नाम इसने दर्ज करा लिया है। तो टॉप 5 जो कंपनियां हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें ये शामिल हो गया है। टॉप पर देखिए सबको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 19.8 ट्रिलियन डॉलर रुपए का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सेकंड रैंक है आपकी टीसीएस की, और आप देखेंगे टीसीएस और रिलायंस में लगभग 5.8 ट्रिलियन का अंतर है। फिर आता है आपका एचडीएफसी बैंक 11.6 ट्रिलियन, फिर भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। मतलब बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक इंडिया का टॉप है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यहां पर आप पढ़ेंगे बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष पर है ये बैंकों की श्रेणी। प्रसिद्ध भारतीय डेयरी दिग्गज अमूल को जून में बहुप्रतिष्ठित T20 विश्व कप के दौरान यूएसए और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमों के लिए लीड आर्म प्रायोजक नियुक्त किया गया है या नामित किया गया है। तो देखिए अमूल जो भारत का डेयरी प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, जो अभी T20 विश्व कप होने वाला है यूएसए और वेस्ट इंडीज में जून में आयोजित किया जाएगा, इसमें यूएसए और दक्षिण अफ्रीका की जो जर्सी वगैरह होंगी इस पर लोगो दिखाई देंगे आपको अमूल के, क्योंकि इनका ये लीड आर्म प्रायोजक बन चुका है। ये अवार्ड देखिए बहुत चर्चा में है। वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को बुधवार 1 मई के दिन ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी अवार्ड, जिसको व्हाइटली गोल्ड मेडल के नाम से भी जाना जाता है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया। और देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, सेकंड टाइम इनको यह मिला है, इससे पहले भी 2017 में इनको यह अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने विलुप्त हो रहे ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, जिसको हरगिला सारस बोलते हैं, और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण में, जो आर्द्र भूमियां होती हैं उसके संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। इनका देखिए जो टारगेट है वो क्या है कि 2030 तक इंडिया और कंबोडिया में सारस की इस प्रजाति की पक्षियों की संख्या को दुगना यानी 5000 करने की है। तो कंबोडिया में भी बहुत ज्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं, मैंने नीचे इसका फोटो भी लगाया है। ये पूर्णिमा देवी बर्मन जी और ये होता है आपका ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इसके कंजर्वेशन के क्षेत्र में काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और जो अवार्ड अभी चर्चा में रहे हैं, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ये कॉन्टिनेंट के हिसाब से दिया जाता है, तो एशिया के कॉन्टिनेंट से आलोक शुक्ला जी को मिला है। छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है, स्पेशली हसदेव फॉरेस्ट, हसदेव वन, उसके संरक्षण में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार ये जीना जस्टिस को मिला है। वैश्विक मीडिया पुरस्कार इस बार इंडिया टुडे ग्रुप की एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट न्यूज एंकर है सना, उनको ये ग्लोबल मीडिया पुरस्कार दिया गया है। मिस यूनिवर्स ब्यूनोस आयर्स का खिताब एलेजेंड्रा रॉड्रिग्स को मिला है। क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने ये 60 साल की हैं और इस उम्र में इन्होंने ये अवार्ड जीता है, जो काफी आश्चर्य की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2 मई को वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेवॉन थॉमस को 5 साल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है, देखिए इन पर श्रीलंका, यूएई और वेस्टइंडीज की क्रिकेट लीग में फिक्सिंग के आरोप लगे थे। तो डेवॉन थॉमस कहां के खिलाड़ी हैं, वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। अगर बात करें आईसीसी की, तो देखिए पहले इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं था। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी। बाद में देखिए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया 1965 में, और फिर 1987 में जो आईसीसी है वर्तमान का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसको 1987 में ये नाम मिला है। इसका गठन अगर बात करें तो 15 जून 1909 को किया गया है और इसका मुख्यालय दुबई यूएई में स्थित है। ठीक है, दुबई में 2 से 3 चीजें हमने आज कवर की हैं। पहला तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड आर्ट फेयर यानी विश्व कला मेला दुबई में हुआ है। इससे पहले दुबई में गेटेक्स प्रदर्शनी भी हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने हाल ही में मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स यानी साउथ गारो हिल्स में 35 से 40 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों को खोजकर एक नई सफलता हासिल की है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, गारो हिल्स में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। गारो पहाड़ियों पर अधिकतर गारो नामक जनजाति का प्रभुत्व है। गारो स्वयं को अचिक मांडे कहते हैं, तो इनको अचिक मांडे के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें गारो खासी जयंतिया, ये गारो खासी जयंतिया 3 जो पहाड़ियां हैं कहां पर स्थित है, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो गारो की यहां पर बात हो रही है। गारो मेघालय राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
वे विश्व की अंतिम शेष मात्र सत्तात्मक जनजातियों में से एक है। देखिए ये आपका जो है ये मैट्रिलिनियल जनजातियां, मतलब यहाँ जो प्रतिनिधित्व करती हैं फैमिली का वो महिलाएं करती हैं। तो ये बहुत रेयर ऐसा केसेस अब देखने के लिए मिलते हैं। दुनिया में कुछ ही जनजाति ऐसी हैं जिसमें से गारो जनजाति एक है। ये बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्षेत्र प्रतिष्ठित नॉकरेक नेशनल पार्क का घर है। एक्चुअल में क्या है, जो गारो की पहाड़ियां हैं इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी नॉकरेक, ठीक है। और नॉकरेक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नॉकरेक एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, मैं अभी मैप में दिखाऊंगा, जो अत्यधिक विविध पौधों और जानवरों की विविधता की रक्षा करता है। 2009 में पार्क को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। तो यहां पर अगर आप मैप में देखेंगे ये आपका है नॉकरेक, ठीक है। मेघालय की गारो पहाड़ियों पर नॉकरेक स्थित है और नॉकरेक यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है। तो ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। भारत ने जमीन पर स्थिति को बदलने के अवैध प्रयास में शक्शगाम घाटी में निर्माण गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चीन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। देखिए एक्चुअल में क्या है, शक्शगाम वैली जो है, शक्शगाम घाटी जो है, ये पाकिस्तान के द्वारा चीन को 1963 में इलीगल रूप से दे दी गई थी, ठीक है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पहले ये पार्ट था, लेकिन इलीगल रूप से पाकिस्तान ने चीन को इसको दे दिया है और ये भारत और चीन के बीच में कहीं ना कहीं बोन ऑफ कंटेंशन है या झगड़े का विषय बना रहता है। शक्शगाम घाटी या ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के हुंजा गिलगिट क्षेत्र का हिस्सा है। एक तो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये आपका हुंजा गिलगिट वाला जो एरिया है उसका हिस्सा है और भारत द्वारा दावा किए जाने वाला एक विवादित या डिस्प्यूटेड एरिया है। इसकी सीमा उत्तर में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जिनजियांग प्रोविंस, दक्षिण और पश्चिम में पीओके के उत्तरी क्षेत्रों और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से लगती है। तो इसकी सीमा जो है आपकी सियाचिन ग्लेशियर से भी लगती है। जो मैं आपको बता रहा था, देखिए 1963 में पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया था, जब दोनों देशों ने अपनी सीमा मतभेदों को सुलझाने के लिए एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह डिस्प्यूटेड एरिया था, लेकिन तब भी पाकिस्तान ने इसे चीन को सौंप दिया। ये भी इंपॉर्टेंट चर्चा में है। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस इसको बोला जाता है। हाल ही में 3 महाद्वीपों के 4 देश जो 5 आइज खुफिया साझाकरण नेटवर्क का हिस्सा हैं, इन्होंने भारत पर जासूसी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। तो पता नहीं किस आधार पर इन्होंने लगाया है। और ये आपका इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह एक बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है जो 5 अंग्रेजी भाषी देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए की 20 से अधिक विभिन्न एजेंसियों द्वारा साझा किया जाता है। तो देखिए इंटेलिजेंस आपका नेटवर्क है और देखिए ये इंटेलिजेंस के साथ साथ आपका सिग्नल इंटेलिजेंस और इसके अलावा निगरानी यानी रिकॉनेसा ऑपरेशन भी आपका करता है। देखिए SIG INT मतलब सिग्नल इंटेलिजेंस, ये दोनों प्रकार के कार्य करता है। तो 5 देश इसमें आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। इनकी अलग अलग जो इंटेलिजेंस शेयरिंग एजेंसीज हैं जो 20 से ज्यादा हैं, सब देशों की मिलकर एक दूसरे से डेटा साझा करती हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स आज चर्चा में थे। अगर आए सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। PDF आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।